सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट असद निज़ामी। नाज़रीन, आज के शो में हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। राफ़े आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल लॉयर हैं और आज वो हमसे इस चीज़ शोबे पे तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा दीगर और चीज़ों में बहुत बात करेंगे। हमारे साथ हैं अली आफ्ताब सईद, आपके जूनियर तजज़ियाकार। सर कैसे? चौकस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी मेहरबानी जी, बुलाया आपने। तो शुरू करें सर? बिल्कुल, हलावी संगे। अच्छा जी, खबर ये है कि लाहौर के अंदर 9 सड़कों को 100% कमर्शलाइज करने का फैसला किया गया। इससे वो कह रहे हैं कि जी 12 अरब रेवेन्यू मिलेगा। इसके अंदर जो सड़कें हैं उसके अंदर है जी खैबान फिरदौसी, वादत रोड, कैंपस ब्रिज, टोलिंगटन मार्केट रोड। अब कमर्शलाइजेशन क्यों की जा रही है? एक इसकी बात तो जो रेवेन्यू है उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा इसके अंदर क्या मसाइल आएंगे? जाहिर है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी आएगा इसके अंदर, और ट्रैफिक के मसले मसाइल, इस पर बात करते हैं। वैसे तो जाहिर है एक्सपर्ट को बोलना चाहिए इसके आपका ऊपर। पॉइंट ले लूं छोटा मोटा, फिर हम राफे साहब के बारे में जाएंगे जो सारा कुछ हमें बताएंगे। वो हमारे एक दोस्त होते थे, अभी भी हैं, नदीम उमर साहब। वो पिंडी शिफ्ट हो गए, लेकिन वो कहते थे कि मैं लाहौर में अपने घर से निकलता हूँ तो मुझे लगता है मैं गोदाम में रह रहा हूँ। So, एक तो वो बिलबोर्ड्स और वो जिस तरह से चढ़ी हुई हैं आपके ऊपर स्क्रीन्स और ये वो सारा कुछ। फिर कमर्शलाइजेशन ये भी है कि हर चीज़ को प्लाजा बना देना है। अब ये CBD वाला जो सारा मामला हुआ था, अब वहाँ पे पहले नर्सरीज होती थी, 1 से 2 डिग्री का फ़र्क होता था टेम्परेचर में। अब बड़ा राइट इन द मिडल ऑफ सिटी आपके पास एक ग्रीन जोन था। अच्छा, अगर आपको वो किराया नहीं भी देते थे तो आप उनको बदल लेते, वहाँ पे कोई वो मिवाकी जंगल कर लेते, कुछ और कर लेते। लेकिन अच्छा, ये जो इस तरह की फिगर्स आती हैं ना कि जी हम फलानी जगह को कमर्शलाइज कर देंगे तो इतने अरब आ जाएंगे। अच्छा, वो जो इतने अरब होते हैं ना, वो मेरी और आपके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाए। लेकिन हुकूमतों के लिए वो 3 महीने की पंजाब की सैलरीज भी नहीं है। सो ये जो करते हैं ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होता। चलिए, जो आ रहा है उसको तो सर हाँ, नहीं, वो मैं अली की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। पिछले साल वो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए क्या 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ ली गई थी जी, ठीक है, अब 9 अरब। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आती, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी किसकी डेवलपमेट कर रहा है? मेरे ख्याल से तो लाहौरियों के लिए करनी चाहिए ना, मगर ये जो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मेन बुलवार्ड उन्होंने डेवलप किया था 20 साल पहले। अब वहाँ देखें ट्रैफिक ही है जी। और रेवेन्यू जो कमर्शलाइजेशन से एक दफ़ा मिलती है, वो सिर्फ एक दफ़ा मिलती है, बाय द वे, वो रिकरिंग इनकम नहीं होती। LDA ने एक मास्टर प्लान खैर तैयार किया था, वो लाहौर हाई कोर्ट में स्टे हो गया, लेकिन उस मास्टर प्लान में तजवीज़ ये थी कि LDA जो हम कहते हैं ना ब्राउन फील्ड साइट्स एग्जिस्टिंग, जहाँ क्या कहते हैं कमर्शियल एरियाज़ हैं, उनको रीडेवलप करके रेवेन्यू बनाएं। इस वक्त LDA का काम यही है कि जो शहर के बाहर थोड़ा जो ज़राई रकबा होता है उसको स्कीम में कन्वर्ट करके पैसे कमा लिए, या अगर कोई सड़क उनको मिल जाए खुदा ना खास्ता तो उसको कमर्शलाइज कर देते हैं। ये पैसे बनाने का तरीका होता है, मगर ये सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, वो ये कि अब ये जो CBD भी बन रहा है, अब ये मज़ीद कमर्शलाइजेशन हो रही है, वो गुलबर्ग के अब हट के भी करते चले जा रहे हैं। मेन बुलेवर्ड पे जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 60% भी नहीं है। हाँ, खाली पड़ी है। हाँ। ये कौन सा कारोबार है जिसका हमें नहीं पता, जो शुरू होने वाला है, जिसके लिए मजीद प्लाजे चाहिए? अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इसके अंदर जो दूसरी बात की गई कि इसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहरहाल आता है और इसका ट्रैफिक की वजह से, आई थिंक बोथ आर लिंक्ड टुगेदर कि ट्रैफिक जब बड़ी कमर्शलाइजेशन एक्टिविटी होगी, ट्रैफिक होगी, तो एनवायरमेंटल ये रेजिडेंशियल एरियाज है जी। मेन गुलबर्ग जो था रेजिडेंशियल था 20 साल पहले। अब देखें वहाँ प्लाजे पे प्लाजा लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम होते हैं, ट्रैफिक जैम से हवाई आलूदगी, वैसे भी ट्रैफिक जैम से ज़िंदगी और जान का ख़तरा होता है, सड़क क्रॉस नहीं कर सकता बंदा। तो ये अब उन इलाकों में भी माशाल्लाह अगले 5-10 साल में हम देखेंगे। बिल्कुल, और आपने वो बात ठीक की कि खाली पड़े हैं, तो आप बात कर रहे हैं लाहौर के जो पुराने जो नए जगह हैं जहाँ बहुत आबादी बढ़ना शुरू हो गई है, DHA के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे कमर्शियल प्लाजे भी जो हैं वो बिल्कुल फ्री है, मतलब वहाँ पे कोई जगह उसके अंदर से नहीं। देखिए, हमें तो पता ये चल रहा है कि कारोबार ठप हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। अच्छा, सरप्राइजिंगली इस दफ़ा हमें पता ये भी चला कि जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी स्मॉग, उतनी नहीं हुई, उससे कम हुई। जब सोचना शुरू किया कि जी हमने ऐसी क्या चीज़ कर ली है कि जिसकी वजह से आलूदगी उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी, तो पता यही लगा लोगों ने पेट्रोल भी, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, काम ही नहीं हो रहा, लोग घरों से ही नहीं निकल रहे, पेट्रोल पे राशनिंग कर रहे हैं खुद ही से पैसे बचाने के लिए। सो एक तरफ हमारा मसला है कि
फिजाई आलूदगी, दूसरी तरफ मसला ये है कि कारोबार भी कोई नहीं है, प्लाजे बना के क्या करना है, ये मेरी समझ से बाहर है। सर बाकी जो बनाते हैं प्लाजे उनकी हद तक तो मेरे ख्याल में सोच रहे हैं ये बात ठीक है। अच्छा स्मॉक की बात शुरू ही हो गई है तो हम कर लेते हैं, राफ़ी साहब भी मौजूद हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर उनका टेक भी तो लेना है। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक स्पेशल नोट के ज़रिए जो क्लाइमेट साइलेंस इन पाकिस्तान, जिसके ऊपर हवाले से कहते हैं कि जी 8 आउट ऑफ 10 पाकिस्तानी जो हैं वो फियर करते हैं स्मॉग और इन्वायरमेंटल चेंज को। अच्छा 8 आउट ऑफ 10, दिस इज रिसेंट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है। अच्छा एक तो इस पर भी बात करते हैं कि 8 में से 10 पाकिस्तानी वाकई में इस चीज़ को फियर करते हैं नहीं, नंबर 1। दूसरा इस चीज़ पे आ जाते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किए गए थे पिछले हफ्ता, उससे पिछले हफ्ते भी, वो इस दफ़ा आमिर मीर साहब जो हैं उनकी तरफ से बताया गया था कि इस दफ़ा कोई टेंशन नहीं हो, बारिश हो गई। सो बारिश होना उससे वक्ती आराम मिलना, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना। मुझे वाकई में लगता है कि इस खबर के मुताबिक कि उनको लग रहा है कि एक बारिश से मामला ठंडा हो गया। अच्छा ये जो सबसे पहले ना सर्वे पे आते हैं, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये मुझे सर्वे बहुत कोई ठीक नहीं लग रहा। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मतलब ज़ाहिर सर्वे में यही होता है ना कि आपका सैम्पल साइज किधर से लिया, कितना था। मसला ये है कि पाकिस्तानी तो इतना घबराते हैं लॉकडाउन के नाम से कि वो तो अगर ये खौफ रखते भी हैं तो सर्वे में कभी भी नहीं कहेंगे कि हमें डर है माहौलियाती आलूदगी का, उनको है कि कहीं लॉकडाउन लग ना जाए। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये लॉकडाउन जो है, इसमें जो इक़दाम उन्होंने सामने लेकर आए थे, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म हल नहीं है। हवाई आलूदगी को काबू करने के लिए जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल जाता है उसके मेयार को बेहतर करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हमारी 4-5 रिफाइनरीज हैं उनको यूरो 4 या यूरो 6 तक आना पड़ेगा। अभी हम हैं यूरो 2 से बिल्कुल नीचे। अच्छा पार्क 2 है, पार्क 2 लेवल है, हम सब पौने 2 पे हैं इस वक्त। हाँ पौने 2 समझ लें। और वो सबसे बड़ा क्या कहते हैं आलूदगी का वो कॉज है। उसके बाद जो सनत में पता नहीं क्या लोग जलाते हैं, तेल शेल रबड़ शबड़, तो उसके नतीजे में, और फिर बिजली की पैदावार जो डीजल या कोयले से या थर्मल से होती है, तो दोज आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जब तक आप इन चीज़ों पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन या तब्दीली नहीं लाएंगे, स्कूल बंद करना, बारिश के लिए दुआ देना, ये तो छोटे मोटे काम हैं और ये तो कई लग रहे हैं। अभी एक्चुअली कोई महीना डेढ़ पहले जो इस वक्त DGEP है, उन्होंने ट्वीट की थी कि जी देखें कितना सक्सेसफुल हम हैं। तो उसके बाद 10 दिन के लिए यहाँ 1 किलोमीटर नज़र भी नहीं आ रहा था। अब दोबारा बारिश हो गई है, वो दुआएं दे रहे हैं, दोबारा उनका काम हो गया पूरा। ये अब हम लाहौरी बड़े अजीब लोग हैं, हम समझते हैं हमारी दुनिया यहीं शुरू होती है यहीं ख़त्म होती है। ये हवाई आलूदगी जो मसला है ये लाहौर का नहीं है, ये ना पंजाब का, ये ना पाकिस्तान का, ये काबुल से कलकत्ता का मसला है। और जब तक कि ये तीनों ममालिक, चारों ममालिक बैठ के कुछ सोचें ना, ये इसका कोई हल जो है ना आपको नज़र नहीं आएगा। आपने जिक्र किया बारिश का, और ख़बरों में अली और मैंने भी बहुत डिस्कस किया, शो पे भी बहुत डिस्कस किया कि जो आर्टिफिशियल रेन का एक बात की जा रही, जिसके लिए 35 करोड़ रुपया जो है पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं, और वो शायद अप्रूव भी हो गए हैं, जिसके लिए जहाज़ नहीं मिल रहा था उनको कि जी जहाज़ हमारे पास इस कैपेसिटी का नहीं है। फिर वो मैंने बताया कि जी अब तो चाइना में बाकी जगहों पे वो रॉकेट भी मार के इस चीज़ को करें। तो हाउ सक्सेसफुल डू यू थिंक पाकिस्तान में ये आर्टिफिशियल रेन हो सकता? अगर ये आर्टिफिशियल रेन से हवाई आलूदगी का कुछ किया जा सकता है तो ये दूसरे शहरों में भी इस्तेमाल कर रहे होते। ये कितनी दफ़ा आप करेंगे सीटिंग? हर 2 हफ्ते बाद 35 करोड़ रुपए आप खर्चेंगे? इस तरह नहीं हो सकता। आपको पेट्रोल का मेयार बेहतर करना पड़ेगा। आपको शहर जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं, जो कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ से फेज़ 6, 9, 10, 12 जो बनाई जा रहे हैं, उस पर किसी न किसी तरह कंट्रोल और काबू करना पड़ेगा। शहरों को छोटा बनाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, रिन्यूएबल एनर्जीज इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये काम करने को हैं। ये जो छोटे मोटे तुक्के हैं इसमें आई डोंट नो, स्टॉप गैप सोल्यूशन है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। अच्छा यही रिपोर्ट अली ये भी कहती है कि इस मसले की वजह से, आलूदगी की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से हमारा GDP जो है उसमें रिडक्शन आ सकती है 18 से 20%। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल वो भी आ सकती है। जिस तरह से बात कर रहे थे कि क्या कुछ जलाया जा रहा है, रबड़ की चप्पलें जलती हैं ये ब्रिक वाले उसमें फैक्ट्रीज़ में। उसके अलावा सो हम अपनी ज़मीनों के साथ क्या कर रहे हैं कि वो कोई फूड वेस्ट भी ज़मीन के अंदर जाता था, कोई क्रॉप साइकिल आपका रंग बिरंगा होता था। अब आपने जब ये फैसला किया कि 12 महीने एक ही क्रॉप लगनी है, और हमने उसको कोई भी वेस्ट उसका ऐसा नहीं है फूड का जो कि वापस दिया जाएगा, एसिड डाल रहे हैं हम उसके अंदर। जो मुर्गी की बिट है ना वो भी जलने के लिए चली जाती है फैक्ट्री में। सो हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़मीन के साथ और अपने आसमान के साथ?
और फिर कहते हैं जी हम क्लाउड सीडिंग करके इसका हल निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे क्योंकि अब हम कल ही बात कर रहे थे कि डेंगू और स्मॉग, भारत दो इस किस्म की चीज़ें जो अली आपने जैसे कहा कि एक सीज़न बन चुके हैं। सो अब ये सीजनल अगर एक मसला है तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्टेप्स। सो आपने एक तो बताया कि जी अपने फ्यूल क्वालिटी बेहतर करें, बिल्कुल। उसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें मैं एक आम शहरी हूँ, आप हैं, अली हैं, आप तो यकीनन इक़दाम लेते होंगे, बाकी लोग क्या करें टू अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? इसमें एक सारी ज़िमनी सवाल ऐड कर लें, पहले उसका जवाब दे दें कि ये जो रिफाइनरीज हैं उनको ठीक करने के लिए कितने डॉलर चाहिए? ये तकरीबन $1 अरब फी रिफाइनरी। कोई नहीं, 50 तो आ रहे हैं उनमें से मसला है कोई नहीं। देखें आम शहरी के लिए हवाई, देखें आम शहरी को अगर साफ पानी चाहिए ना, उसकी जेब में थोड़े से पैसे हों तो वो साफ पानी ले सकते हैं। हवा और हवाई आलूदगी के साथ ऐसा मसला नहीं है। ये आप पर्सनली या एक शख्स खुद कुछ नहीं कर सकता बाहर के माहौल को बेहतर करने के लिए। ये आपको सोशल या सियासी कोई इक़दाम उठाने पड़ेंगे। ये अगर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो फिर गवर्नमेंट ही करेगी। अगर हमने रिन्यूएबल एनर्जीज इंट्रोड्यूस करनी है, वो गवर्नमेंट नहीं तो करना है। रिफाइनरीज़ को अपग्रेड करना है तो वो भी गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये एक सियासी तौर पे ये जो हैं हल ये सामने आएंगे और इसका कोई तरीका नहीं है। मगर अगर आपने अपने आप को बचाना है, मास्क पहने। अगर आप बाहर जा रहे हैं मास्क पहने। डेंगू वो ये कोरोना के वक्त में हमने किया था तो अब भी कर लें। आप कम से कम 8 साल अपनी ज़िंदगी के बढ़ा सकते हैं लाहौर में अगर आप इस तरह की चीज़ें करें। या ये एयर प्योरीफायर ख़रीद लें, वो थोड़े से महंगे हैं, को 20,000 का मिल जाता है, लेकिन हम लाख रुपए का तो एसी ख़रीदने को तैयार हैं जो कि क्या 4 महीने चलता है और फिर बिल भी ठीक ठाक आता है। जो एयर प्योरीफायर होता है वो 20-25 हज़ार का है। वो पंखा है और एक फ़िल्टर है और एक लाइट बल्ब जितनी बत्ती खींचता है और वो आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश है तो कमरों में रात के वक्त जो आप 8 घंटे सोते हैं, कम से कम वो तो आपकी हवा साफ़ हो ना, थोड़ा बहुत बंदा बच सकता है। अच्छा, और इसमें मैं एक और अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों से जो इस वक्त देख रहे हैं कि इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ महीनों में, और ये वो वक्त है कि तमाम पार्टीज़ का मंशूर निकाल के देखें और उसमें देखें कि 2 चीज़ों पर कितने हर्फ ज़ाया हुए हैं। एक पॉपुलेशन जो आगे जाके आपका सबसे बड़ा मसला बन सकता है या बनेगा, और दूसरा एनवायरनमेंट। आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रायोरिटीज़ हैं क्या। बिल्कुल सही है। नहीं, इलेक्शन साइकिल शुरू होने वाला है और हमारे सियासतदान कौन सी बातें कर रहे हैं, खुद ही देख लें टीवी पे जो बातें होती हैं। टिकटों की बातें चले, जाहिर है इसको आइंदा दिनों में और भी डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा जी, एक और चीज़, एक ख़बर से हम शुरू करेंगे और इसको बड़ा टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं। एक सोशल मीडिया के ज़ुमरे में एक बहुत बड़ा मसला है विच इज़ डेटा प्राइवेसी। एक ख़बर जो हम तक पहुंची वो ये है कि यूरोपियन यूनियन और मेटा जो ओन करता है फेसबुक और इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को, उनके बीच में एक मैच चल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इस चीज़ को आगे लेके गया है कि हमारा जो डेटा आप आगे सेल करते हैं थर्ड पार्टीज़ को, जिसके तहत आप हमारी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी मूवमेंट की, जियो लोकेशन की, हम क्या चीज़ लाइक करते हैं, क्या चीज़ नहीं लाइक करते, उसके मुताबिक हमें एड्स देते हैं। सो उसके ऊपर वो जो मेटा की पॉलिसी है उसके यूरोपियन कुछ ममालिक ने साइन नहीं किया, जिसके ऊपर मेटा ने कहा फिर ऐसे कर लेते हैं कि अगर आपको हमसे आप खुश नहीं है, हमारी पॉलिसी आप खुश नहीं है, आप 156 यूरो साल का आपका यूज़र दे और वो हमारी पॉलिसी से बाहर रह सकते हैं, हम उसकी ट्रैकिंग नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। ज़ाहिर है जो ब्रॉडर टॉपिक इसके ऊपर है वो सोशल मीडिया तो है ही है, उसके साथ साथ टिकटॉक की दुनिया से भी ये खबर आई है। टिकटॉक की दुनिया से नहीं, खबर तो अमरीका से है कि मोंटाना के अंदर एक जज ने ब्लॉक कर दिया है इस चीज़ को कि टिकटॉक बैन हो जाए। ज़ाहिर है जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है और पीछे जो उनकी हाउस फॉरेन कमेटी है उसकी तरफ से वो कुछ पास कराना चाह रहे थे बिल, जिसके तहत बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टिकटॉक को मुकम्मल तौर पे बैन कर सकता था। तो एक तरफ टिकटॉक बैन हो रहा है, एक तरफ मेटा के ऊपर डेटा शेयरिंग के ऊपर बात हो रही है, और पहले तो इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो टिकटॉक वाला मामला है ना, ये तो फ़लस्तीन की वजह से हो रहा है। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन कंटेंट है जिससे अमेरिका खुश नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी अमेरिका ने बैन किया था टिकटॉक
और वो जब किया था तो वो बड़ा फ़नी एक वो चीज़ थी, वो ये था कि वो इस तरह नहीं हुआ था कि अब आपका, जिस तरह हमारे यहाँ पे तो होता है ना, बैन का मतलब होता है कि आप जब उस ऐप पे क्लिक करते हो तो वो कहता है कि नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। उसमें था कि अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं तो वो चलता रहेगा, अगर आप अब इंस्टॉल करने प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वो नहीं होगा। खैर अब वो फिर खुल गया, अब ये दोबारा मसला हो गया। लेकिन ये जो कुछ मर्जी बैन कर लें, वो जेन जी जो है वो अब इस मामले में वो पीछे नहीं हटती नजर आ रही। टिकटॉक अमेरिका के काबू में नहीं ना, वो तो चीनी कंपनी है। फेसबुक, ट्विटर सब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आते हैं, एट सम लेवल नीचे आते हैं, उनके कंट्रोल में हैं। वहाँ फ़लस्तीन की बातें नहीं हो सकती। टिकटॉक पे दुनिया खुली हुई है और अमेरिकन ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। हाँ जी, और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये बात हो रही थी कि अगर जब ये बैन हो जाएगा, तो मोंटाना जो था वो पहला स्टेट था जिसके ऊपर इन्होंने 1 जनवरी से बैन करना था। तो जज साहब ने कहा कि कोई चक्कर नहीं है, ये उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खिलाफ वर्जी की। तो उन्होंने कहा कि आपके पास फ्रीडम होना चाहिए, जो भी चीज़ आपने, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो गई थी। जो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे वो जो सज़ा थी या रादर जो हर्जाना था वो ये था कि हर ऐप जो इंस्टॉल होगी वो एप्पल या एंड्रॉयड जो है उनको भी फाइन होगा कि आपने अभी तक अपने प्ले स्टोर पे क्यों रखी हुई है या अपने एप्पल स्टोर पे क्यों रखी हुई है। एक तो ये बात। दूसरा आते हैं ज़रा मेटा के ऊपर। तो ये जो डेटा ट्रैकिंग है, मतलब जब इंसान बैठा होता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, सुकून से बैठा, एकदम से जो आप चीज़ सोच रहे होते हैं वो आपके फ़ोन पे आ जाती है, जो आप ख़रीदना चाह रहे थे या आप सोच रहे थे। तो वो जाहिर है इस लेवल तक तो अभी तक बात नहीं पहुंची, बट बहरहाल उनको पता है कि आप क्या सोच रहे होते हैं। नहीं, जब आपने उस कमरे में बात की ना कि यार मैट्रेस लेना है, हाँ, तो वो मैट्रेस के इश्तिहार आने शुरू हो गए क्योंकि वो स्पीकर तो ऑन है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है कि वो पैसे ले लें और आपका वो ख़त्म कर दें। उसकी वजह ये है कि वो कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट आप हो। ये एक बड़ा आम सी बात कही जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हम समझते हैं कि गोरा जो है ना वो बहुत आगे है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में अभी तक गोरे ने भी ना वो नहीं पहुँच सका वहाँ तक। जैसे कि ये पूरा सोशल मीडिया का मॉडल है, वो ये है कि मेरे जैसा बंदा, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं ना जी ये बड़ी एडिक्शन है, इससे बचना चाहिए और ये वो। अच्छा, मेरा तो रोज़गार है, मैंने तो कंटेंट सारा दिन देखना है ताकि आगे से कुछ प्रोड्यूस करना है। मेरी ज़िंदगी, मैं एडिक्ट होना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का मसला ये है कि मैं एक वक्त में 15 से 20 मिनट, बल्कि ये भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे ऊपर फ़ोन पर लगा ही नहीं सकता। क्यों? मैं फेसबुक 3 से 4 मिनट स्क्रॉल करता हूँ तो पुरानी स्टोरीज वापस आनी शुरू हो जाती है। ट्विटर अगेन 3 से 4 मिनट। व्हाट्सएप पे आप कह लें क्योंकि लोग मैसेज भेज रहे हैं तो उसमें आप 10-12 मिनट कर लेते हैं। बात ये है कि वो अगेन रिपीट क्यों हो रही है स्टोरीज, क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर को चाहता है कि वो पैसे लगाए, पैसे लगाएगा तो ज़्यादा लोगों की टाइमलाइन पे जाएगी उसका कंटेंट, वरना वो ज़्यादा जाएगा नहीं। फाइन, कंटेंट क्रिएटर से लो आप पैसे, मैं तो फिलहाल कंज्यूमर हूँ, मुझे तो सारा कुछ दो ना। आप मुझे नहीं दे रहे, यानी कि एक बंदा देखना चाह रहा था लेकिन वो नहीं देख सका, उसने बंद करके फोन साइड पे कर लिया। ये किस किस्म की पॉलिसी है? इनको दोबारा से वो क्या कहते हैं ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा सोचने के लिए कि इसका करना क्या है। इस पे दरअसल मसला पैदा हुआ था 2016 में, उन्होंने ऐसी चीज की थी जिसको उन्होंने कहा था जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR 2016 में, जिसके बायस यूरोपियन ममालिक ने कहा है कि जी जो आपने प्रोमिसेस किए थे वो आपने पूरे नहीं किए, तो इस वजह से ये सारा मसला हो गया। मैं तो वो $160 से आगे नहीं हट सका। यूरो तो वो किसके पास है? लो जो डेटा है लो। जैसे आगे बढ़ते हैं, वो ये कि अब ये सोशल मीडिया जो है ये तो चले हो गए ना, इनके रेगुलेटरी इश्यूज कुछ हो गए और मसले मसाइल हो गए, लेकिन एक तो यूथ के बारे में बात कर लेते हैं कि एडिक्शन लेवल जो है वो किधर है। अभी आप देखते होंगे बच्चे जो हैं, एक ज़माने में जब ये डिवाइसेस नहीं होती थी तो बाहर भी खेलते थे, तो ज़माना भी और था, दौर भी और था, हालात भी मुख्तलिफ थे। लेकिन अब तो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मेरी भी बच्चियाँ, आपकी भी किन, तो वहाँ पे वो जब अब तो टैबलेट्स एंड फ़ोन्स, हर चीज़ फ़ोन पे है एंड देयर इज़ नो फिल्टर। आप मतलब उस चीज़ को कितना रेगुलेट कर सकते हैं, और ना ही वो मेरे तो ख्याल में वो जान के रेगुलेशन पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट रखते ही नहीं कि आप कितना पेरेंटल कंट्रोल रखें उसमें। मुझे याद है 90 की दहाई में PTV और स्टार, वो PTV होता था और NTM होता था, फिर रातों रात स्टार TV आया और रात को 8 बजे बेवॉच। अनरेगुलेटेड, मलमल के कपड़े हाथ में लेके फिर रहे थे। लेकिन हम ठीक निकले, आई थिंक। बिल्कुल ठीक थे वन। अच्छा, मैं तो ना जरा पिछली बात में दोबारा फंसा हुआ हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे 1995 का एक इंटरव्यू है डेविड बोई का,
अच्छा, डेविड बोई कुछ साल पहले फौत हुए, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, लेकिन वो सारे ये लोग जो है ना, क्या अजीब बातें कर रहे हैं। इज़हारे इस पे अफसोस बात कर लेना पहले कि आपको डेविड बोई नहीं पता। इज़हारे अफसोस टाइमलाइन पे इतना हो रहा था, मैंने कहा भी चेक करो। फिर मैंने इसी बहाने उसके कुछ गाने भी सुन लिए, और उसमें 1995 का उसका एक इंटरव्यू निकल आया जिसमें एंकर उसको पूछ रहा था कि जी वो इंटरनेट आ रहा है तो आप लोगों के तो आर्टिस्ट के लोशे हो जाएंगे, क्योंकि मिडल मैन बीच में से रिकॉर्ड लेबल निकल जाएगा, आप होंगे और ऑडियंस होगी और बल्ले बल्ले सारे पैसे आपके। वो गंभीर सोच में ना वो कहता है मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब कंज्यूमर खुद पब्लिशर बन जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, ये वो टाइम आ चुका है, एवरी कंज्यूमर इज अ पब्लिशर। और अगेन इनको ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने अब किस तरह से टैक्स करना है कि ये पैसे सिर्फ क्रिएटर को लगाना चाहते हैं, जाहिर है कंज्यूमर को तो नहीं लगाना चाहते, पर हर क्रिएटर कंज्यूमर भी है। अब ये इस वक्त इतनी गंभीर सिचुएशन में फंसे हुए हैं, फिलहाल मेरा नहीं ख्याल इनके पास इसका कोई जवाब है। कुछ ऐसा ही है जी। हाँ, और अगेन मैं 150 ये 160 मैं वहीं फंसा हुआ हूं, ये क्या हो गया। अच्छा, दूसरा जो है ना, मैं 100% एग्री करता हूँ राफे की बात से कि वो अनरेगुलेटेड और ये वो, मतलब हम भी तो ठीक निकल ही आए ना, तो वो आगे वाले भी ठीक ही होंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, और वो ये है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना बीच में शुरू किया, फिर मैंने कहा तू सलामत रहे, मैं बाज आया। सो बच्चों का अब ये बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा था कि वो मतलब पढ़ना तो खैर एक और बात है, लेकिन फिल्म भी नहीं देखते, ड्रामा भी नहीं देखते, गाने भी नहीं सुनते। सो मैं बहुत, और स्पोर्ट्स भी नहीं देखते। सो मैं बहुत देर ये सोचता रहा कि यार दिन के 12-24 घंटे होते हैं, वो किसी ना किसी तरह टपाने ही होते हैं, तो ये क्या करते होंगे। मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। सो वो जो स्टोरी है ना, बस वो 15-15 सेकंड स्टोरी नहीं, वो तो चले शॉर्ट फॉर्म आ गए ना, लॉन्ग फॉर्म की आप एग्जांपल मैं को ज़्यादा दूर नहीं, पिछले हफ्ते की देता हूँ। मेरा बेटा जो है वो उसने को 1.25 घंटे की वीडियो है, वो जो हॉट व्हील्स कार्स नहीं होती जो वो ट्रैक्स पे चलती हैं, उसकी एक बंदे ने एक ट्रैक बना के ना वो 4-4 गाड़ियों की रेसें कर रहा था उसके ऊपर 1.25 घंटा। लेकिन वो चले, मैं तो देख के मैंने चलो अच्छा है, मैं घंटे बाद आया वो वही चल रहा था, मैंने कहा रिपीट पे लगा, कहता नहीं कि एक घंटे की मैं अब फॉलो कर रहा हूँ इसको। वो फॉर्मूला 1 नहीं देख रहा, कुछ और नहीं, वो हॉट व्हील्स की रेसें यूट्यूब पे देख रहा है, और उसके मेरे ख्याल में 3-4 मिलियन व्यूज थे। सो इट मीन्स कंटेंट भी शिफ्ट हो गया। जिस किस्म का कंटेंट पीपल वांट टू कंज्यूम ना, वो जैसे आप कह रहे हैं गाने नहीं सुनते, फिल्में नहीं देखते, वो जो गाने आप सुनना चाहते हैं या फिल्में आप देखना चाहते हैं वो नहीं देखना चाहते, वो अपनी बनाना चाहते हैं कंटेंट की स्पेस। और इसी दुनिया में रहना पड़ेगा ना जी। अब इंफॉर्मेशन हर जगह है आपके पास। अगर आप अब तो ये ऐसा है कि अगर कोई भी सवाल हो, फ़ोन निकाल के गूगल सर्च कर लें। एंड अब जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों के पास जो नॉलेज है, वास्ट नॉलेज, लेकिन बड़ी सुपरफिशियल, इतनी गहरी नहीं है, उसको डेवलप करना है कि आप बस गूगल के पहले पेज पे ना रहें, दूसरे पेज तक जाएं, कुछ पढ़ लें, कुछ अंदर जाके कुछ देख लें, वरना ये वही शॉर्ट टर्म दुनिया बन जाएगी। 25-25 सेकंड या 1-1 मिनट की बात हो सकेगी, उससे ज़्यादा अटेंशन स्पैन नहीं होगा। तो ये माशरा इस तरह नहीं ख़राब हो, हमें नहीं ख़राब करना चाहिए, वो लॉन्ग फॉर्म में ही रहना चाहिए। अब देखें 100 साल पहले तो टीवी भी नहीं था, फिर रेडियो आया, लोग रेडियो के ख़िलाफ़ थे कि ये सब कुछ ख़राब कर देगा, फिर टीवी आया, टीवी सब कुछ ख़राब कर देगा। एक ज़माने में जब लाइब्रेरीज आई थी, लोगों ने कहा था लाइब्रेरी ख़राब हो गई, नहीं बिकॉज फ़र्ज़ करें, और उस वक्त यही कहते थे कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने सारी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ ली, वो खुदा ना खास्ता ये ना समझे कि वो सब कुछ जानता हो। तो ये दुनिया चेंज होती रहती है। लेकिन जो लोग कहते थे कि लाउड स्पीकर की वजह से खराबी पैदा होगी, वो ठीक कहते, वो ठीक कहते, वो बिल्कुल ठीक कहते। अच्छा, इसमें ना अब ये भी है कि ये मतलब हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, शहजाद है, कमाल की पॉडकास्ट करता है, सब कुछ, लेकिन अगेन जितनी अच्छी उसकी पॉडकास्ट है उतने व्यूअर्स नहीं है उसके, अगेन उसी की वजह से कि लॉन्ग फॉर्म है। हालांकि उससे अच्छा क्या होगा। तो जो वो शॉर्ट वाले हैं, और उसमें मसला ये कि जिस तरह आप कहते थे ना कि जी गाने जो अब बच्चा सुनने चाहता है वो गाने नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ, फेयर इनफ। और वो जाहिर है, मेरा तो इसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट एक है कि जो गाने हम सुनते थे या सुनना चाहते हैं, वो तो शायद वो थे कि जिसमें 40-40 लोग वायलिन प्ले कर रहे हैं, और वो तो गाना बनाना बहुत ज़्यादा दिनों का प्रोसेस था, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग चाहिए थे, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। अब तो कितना आसान है ना, एक बंदा बैठ के, एक प्रोड्यूसर बैठ के एक कमरे में गाना बना सकता है। तो अब जो नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर इन पाकिस्तान, वो नंबर बढ़ा है कि कम हुआ है या उतना ही है? अगर उतना भी है तो इसका मतलब है कि हम तो रिग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और
वही बात है जी कि जैसे राफी साहब ने कहा कि 100 साल पहले टीवी नहीं था, और हमारे बुजुर्ग कहते थे तुम्हें याद नहीं जब टीवी आया था, जब वो आया था। तो इस वक्त तो ये कि वी आर लिविंग इन इट, कि मतलब जो चीज़ आने वाले दिनों में जो और बढ़ेगी, चेंज होएगी, वो चीज़ उसके अंदर है। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, इसको फिर आगे जाके देखते हैं क्या होता है। इसी पॉइंट पे हमने लेते हैं जाना एक ब्रेक के ऊपर से ही वापस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। सर, ज़बरदस्त खबर, बहुत अच्छी, वाह, आपका चक्कर बचने वाला है। अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक होम सर्विस शुरू होने वाली। होम सर्विस तो नहीं है, एक ई सर्विस जो इनकी ई पे ऐप है, उसके तहत अब अपनी आप गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं, और उसके अंदर अपना CNIC मोबाइल एड्रेस डालें, और उसके बाद आपका जो कार का चलान होता है, PSID जो है वो निकल आता है, उसको पे करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि आपकी गाड़ी की जो फ़ाइल है, नई गाड़ी की फ़ाइल, वो आपको या तो जाके देनी पड़ेगी, वहाँ पे जमा करानी पड़ेगी, गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी आपकी, नहीं, या फिर एक्साइज का एक बंदा आपके घर आएगा और वो आपसे फ़ाइल ले जाएगा और आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी, और आपको बाकी जो उसकी दीगर चीज़ें, नंबर प्लेट और कार्ड वगैरह, वो घर पहुँचेगा। सो एक नीम होम सर्विस है, ये नीम होम ही सर्विस है। ये मुझे समझ नहीं आई कि आप ई सर्विस कर रहे हैं, साथ में डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मैं यहाँ पंजाब में एक पार्टनरशिप किसी के लिए रजिस्टर कर रहा था, तो इनके पास इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने एक 1 विंडो ऑपरेशन किया हुआ है, जहाँ अपनी एप्लीकेशन, जो पार्टनर्स के नाम है, पार्टनर का पार्टनरशिप की बिजनेस है, वो सब ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, अप्रूव हो जाता है, फिर आपको सारे कागज़ लेकर जाके ठप्पा लगाना पड़ता है। ये वही बात हो गई ना। नहीं, अगर करना है तो बाय मेल या कोरियर सर्विस करें। वो असल में जो गाड़ियों के तो कागज़ होते हैं ना, अगर आपने गौर से कभी देखे हो कि जो गाड़ी का जो कागज़ जो वर्कशॉप से आता है ना, उसके ऊपर जब उनके पास जाता है ना, उसके ऊपर चंगी लकीरें मार के लिखते हैं डिफेस्ड, उसको एक स्टैंप लगाते हैं। सो वो जो बंदा जिसको उन्होंने रखा हुआ है, जिसकी मेरे ख्याल में अब रिटायरमेंट आ रही है, उसको क्यों आपने बेरोज़गारी की तरफ लेके जाना? उन लोगों के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जब वो निकल जाएंगे तो फिर मुकम्मल तौर पे इसको कर देंगे ई। क्योंकि वैसे भी साहब की बात काट रहा हूँ, एक और बात बता दें जिस वजह से ये शायद मुकम्मल तौर पे ई नहीं हो रहा, कि इससे जो ख़तरात हैं अवाम को, किसी की गाड़ी किसी और के नाम पर रजिस्टर हो जाए, वो क्या? देखें, एक तो जो आपने शुरू में कहा ना कि बड़ी अच्छी खबर है, वो तो उसके लिए ना जिसने गाड़ी लेनी है, साइकिल का कुछ हो सकता है तो बताएं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑलरेडी बेरोजगारियां इससे काफ़ी होंगी। थोड़े दिन पहले ये, क्योंकि इनका प्लान था ये करने का, ये अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा, ये इनका प्लान था, पिछले कुछ महीनों से एग्जीक्यूट अब हो रहा है। इसकी वजह से शायद एक्साइज ने अपना सिस्टम चेंज किया फ्रॉम Oracle टू SQL, और वो उसके बाद कोई तकरीबन महीना सवा महीना अपने सिस्टम उनके लॉग आउट हो गए और वो लॉग इन ही नहीं कर सके। बंद पड़ा था एक दिन। फिर बाहर से कोई टीम मंगवाई गई। अच्छा, मेरा अगेन इस पे हमारे पे केस नहीं होना चाहिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरा टेव है। हो सकता है तो ना करें बात, लेकिन चले कोई नहीं, ये मेरा टेव है, नो सबूत, कि जरूर एजेंट हजरात ने कहा होगा कि यार अगर ये सारा कुछ इसी तरह हो जाएगा तो हम किधर जाएंगे। तो कुछ ना कुछ शायद उस सारे में कंस्पिरेसी हो सकती है, वी डोंट नो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी चीजें, ऑपरेटिव वर्ड है कि वी डोंट नो, इतनी चीजें हैं जहां से नौकरियां जा रही हैं और जाएंगी, और जाहिर है उस पर कुछ नई भी आएंगी। अब जिस तरह तस्दीक ऐप है, ठीक है, स्टेट बैंक की बैक्ड ऐप है, इससे क्या है कि आप अभी इसको इंस्टॉल करें, 200 रुपये लगते हैं, आपकी वो रिपोर्ट आपके पास आ जाती है जिसमें वो बताता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। अच्छा, अब आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग पता लग गई तो, और स्टेट बैंक को पता है, और वो 200 रुपये आपने खर्च के आपने किसी भी प्राइवेट बैंक में ले गए जिससे आपने लेंडिंग करनी है, बोरोइंग करनी है, कुछ भी करना है। अब वहाँ पे जो एक पूरा डिपार्टमेंट होता था हर बैंक का, ये देखने के लिए कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है और कैसे आपको कितना फाइनेंस किया जा सकता है, अब तो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब दुनिया बदलने जा रही है। दुनिया तो बदलती जाएगी ना। एक ज़माने में हम DVD लेना जाते थे, VCR लेना जाते थे, अब वो लोग भी कुछ और काम ही कर रहे हैं ना। दुनिया चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये अच्छा तोहफा है, घर आएंगे लोग, अच्छी चीज़ है, लोग और लोग घर और आएंगे भी बाइक पे ही घर। तो कोई ऐसे नहीं है कि मतलब इसको स्मॉक के जरिए कर रहे हैं कि घर बैठ के सारे काम करो, वो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, जो आपने एजेंट वाली बात की, तो इसके अंदर लिखा हुआ है, जहाँ से हमने खबर पढ़ी, कि दिस इज सो एज टू डिस्करेज एजेंट माफिया। अच्छा, एजेंट माफिया जो है वो भी है, बिल्कुल है, कि आपको गाड़ी रजिस्टर, ट्रांसफ़र कुछ भी कराना पड़े तो आप वॉक इन कस्टमर नहीं है एक्साइज के लिए।
बाहर जो सारी एक दुनिया बैठी हुई है, कल्चर उनका बना हुआ है कि जी छोटे छोटे एक स्टूल और एक मेज़ है जिस पे बंदा बैठा हुआ है। अगर सर्विस दे रहे हैं तो ठीक है, हाँ, मैं 8% 10% दे दूंगा एडिशनल अगर सर्विस मुझे मिल रही है। बिल्कुल। और दूसरा वो जो कुर्सी और मेज है वो लगाने के लिए जो तगो दौ करनी पड़ती है वो उनका मसला है, हाँ। वो मेरा मसला नहीं है। वो बिल्कुल। लेकिन आप जरा ये बताएं कि ईवान अदल के बाहर अगर आपने कुर्सी और मेज लगानी है तो उसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? हाँ वैसे बात सही है। मैं ये बात मेरे बरादरी के लोग हैं, ठीक है, मैं ऐसी अली से बात पूछ लेते हैं। सर आप बता दें कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने को पापड़ बेलने पड़ते हैं? नहीं सर, वो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आपके पास जितने भी हों, जब तक एग्जिस्टिंग जो बंदा बैठा हुआ है वो जब तक फौत नहीं होता आपकी तो बारी ही नहीं आ सकती। अच्छा, ये बहुत लंबा चक्कर है और ये बड़ा चक्कर है। अच्छा, इस चक्कर के ऊपर किसी दिन हम तफसीली गुफ्तगू विदाउट अ लॉयर। आइए आगे बढ़ते हैं। वो जी फ्यूल प्राइसेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लोग बड़े पुरुमीद थे कि इवेंचुअली कमी आएगी पेट्रोल में, 10 रुपये 70 पैसे की तवक्को थी कि कम होंगे और 1 दिसंबर से होंगी। वो लोग देखते रहे, पेट्रोल पंप के बाहर खड़े रहे, हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद सरकार से यही पूछने लग गए लोग कि जी क्यों नहीं हुआ। तो उसका बताया जा रहा है कि जी जो होना तो था, लेकिन एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट जो थी वही 14 रुपये 17 पैसे की थी। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बात नहीं बन रही थी, इसलिए हम कर नहीं पाए। सो फ्यूल प्राइसेस उन्होंने बढ़ाई तो नहीं, क्योंकि आलमी मंडी में तो प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं, बट उन्होंने कम भी नहीं की। तो 10 रुपये का जो रिलीफ था वो नहीं मिल रहा। हाँ जी, डीजल में दिया है उन्होंने, लेकिन पेट्रोल में नहीं दिया। मेरे पेट्रोल में नहीं। दूसरी चीज ये है कि एक तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, डीजल से आपको नहीं, मैंने तो देखिए, मैं कसमें मैं तो अब साइकिल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सारों को ये मशवरा देता हूँ कि आप साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो इतवार को माल रोड पे या नहीं, मैं जब पढ़ाने जाता हूँ ये लम्स यूनिवर्सिटी, तो मैं साइकिल पे जाता हूँ। घर से लम्स साइकिल पे? अब घर दूर है लम्स से, बहुत 18 किलोमीटर, लेकिन 30 मिनट लगते हैं डोर टू डोर। गाड़ी में उतना ही वक्त लगता है, तो गाड़ी में बैठना, पार्किंग, इशारे। सर इससे थोड़ा डिट्रैक्ट करें, साइकिल से आपको सेफ्टी इश्यूज नहीं होते? यहाँ तो गाड़ी में कोई बंदा तमीज नहीं करता, तो गाड़ी वाले सब कुछ बराबर ही है। ठीक है, वही बराबर है। अच्छा देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेट्रोल महंगा तो नहीं हुआ ना, नहीं उतना ही है ना, तो इसका मतलब है सस्ता ही हुआ है। देखिए रुपये डिवैल्यू कर रहा है, ठीक है, आपको अगर उतने पे ही मिल रहा है तो इस पे खुश रहे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो सारे कैलकुलेशन होती है ना, इसकी भी मुझे समझ नहीं आती और मुझे जाहिर समझ आ भी नहीं सकती, क्योंकि स्टेट पॉलिसी भी अजीब सी है ना कि डॉलर को कंट्रोल करना भी है और नहीं भी करना, और बताना है कि अब नहीं कर रहे लेकिन कर भी रहे हैं। मसलन ये जो कह रहे हैं कि इतना फ़र्क आया है, ये क्या फ़र्क 14 रुपये समथिंग, ये 15 दिन में तो नहीं आया ना, मतलब डॉलर ऊपर गया है लेकिन 15 दिन में तो इतना नहीं पड़ा। अगेन रेट क्या सरकार दे रही है, हमें क्या बता रही है, असल में क्या है, सच क्या है। सच। और हम तो इस शो के ऊपर हम चाहते ही नहीं कि हम इसके अंदर जो खबर थी बहुत ज़्यादा चीज़ें, रेट ये वो, इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ शो। इसके अंदर हम जो है ना आपको ना हम बताएंगे कि डॉलर सॉरी पेट्रोल जो उतने का ही है, उतने का ही रहेगा, अगर बढ़ गया फिर बता दें, कम हो गया तो बता दें। लेकिन इस पर जो असल बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि जो एक पेट्रोल पंप कल्चर पैदा हो जाता है जब ऐसी खबरें आती हैं, आप कभी इत्तेफाक हुआ हो तो जब उनको पता चल रहा होता है लो जी पेट्रोल महंगा होने लगा, ख़ास तौर पे जब महंगा होने लगा तो लाइनें लग जाती है पेट्रोल पंप के बाहर। और चले वो कोई ऐसी गाड़ी जिसमें पेट्रोल कम डलता है उसके लिए तो चले सेंस बनती है, वो डिफरेंस ज़्यादा होएगा। मैंने बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र से लेके वैन्स और ट्रक्स देखे हैं जो खड़े होते हैं कि यार, और उसका नेट इफेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं होगा उस बंदे की जेब पे, लेकिन फिर भी वो एक मेंटली उस बंदे को यार एक चीज़ महंगी हो रही है, मैं सस्ती डलवा के कल जब अपने दोस्तों को मिलूंगा मैं बताऊंगा मैंने सस्ती डलवाई। बिल्कुल 250 रुपये बचा दिए। 250 रुपये बचा दिए। एक तो वो जो आप पहली वाली बात कर रहे थे ना कि ये शो आप फैक्ट्स और फिगर्स के लिए ना देखें, ये आप देखें वाइब्स। हाँ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ना देखिए स्मॉल टॉक करने के लिए हमारे पास चीजें बड़ी लिमिटेड हैं। सो हम जब मिलते हैं तो एक तो वो होता है यार करप्शन बड़ी हो गई, करप्शन। अच्छा, दूसरा यही है कि कल तेरे भरा ने पैसे बचा रहे। मसलन यहाँ पे कभी आपने जिंदगी में आपको कोई बंदा मिला है जिसने कहा हो कि यार वो कल मैच था, 50,000 की टिकट मैंने ब्लैक में खरीदी और मैं देखने गया, यार कल कॉन्सर्ट था 10,000 की टिकट खरीद के गया, नहीं कल कॉन्सर्ट सी ताड़ा भरा फ्री बड़े ये फील है, ये फील है, ये तमगे हैं जो हम अपने आप को देते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की दुनिया से 2 खबरें हमारे पास हैं।
पहली है, हसन अली साहब ने ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जाके एक बयान दिया है, उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, कि जब वो कराची टेस्ट खेल रहे थे तो हमें नहीं पता था उनको उर्दू समझ आती है तो हमें अब चूंकि पता चल गया है कि वो उर्दू समझ जाते हैं, तो जो हमारा ऑन फील्ड प्लान है, प्लान ऑफ अटैक जो है, जो एजेंडा है सारा, हमने कि जब वो सामने होगा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसमें मेरे 2-3 सवाल हैं। सबसे पहली बात तो ये बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि ऑस्ट्रेलिया जाने एक ऑन फील्ड प्लान है एक तो ये बहुत मुस्बत बात है। दूसरा, अगर उसको पता भी चल जाए तो वो एक बंदा क्या कर लेगा कि वो टीम को जाके बताता है। देखें, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब एक बंदा कम से कम ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसा है जिस पे हम स्लेजिंग कर सकते हैं उसको समझ आएगी क्योंकि अंग्रेजी में तो हमसे होनी नहीं तो ये हमारी ये दिस वाज द बिग थ्योरी कि हम अपनी जुबान में जी ये करके आगे निकल जाएंगे। दैट वाज आवर थ्योरी। यार इस पे अगर हम उम्मीद रख रहे हैं तो फिर इस तरह क्रिकेट तो नहीं खेली जाती। देखो बाकी दुनिया, जैसे ऑस्ट्रेलियन और जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही जुबान बोलते हैं ना, तो वो कुछ और कोई स्ट्रेटजी निकालते होंगे ना कम्युनिकेशन की। हाँ जी। हमें भी इजाद करना पड़ेगा। अच्छा, तो पाकिस्तानी तो हर जगह पहुंचे हुए हैं, वो इंग्लैंड की टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में, साउथ अफ्रीका की टीम में, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये अभी ना कल मुबारकबादें देते फिर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें युगांडा की टीम आ रही है। पहली दफा। हाँ, पहली दफा। मैं ये कहता है कि अद्धे इंडियन होंगे तो अद्धे पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब ये जो स्लेजिंग वाला मामला है वो अब तो चलो उस्मान ख्वाजा हैं, वो ना भी हों, आपस में जब ये टीम पंजाबी में गुफ्तगू करती होगी तो उनको यही गोरे को लगता होगा ना कि साढ़े खिलाफ ही गल हो रही है। हाँ, पंजाबी उस तरह से तो क्रैश हो जाती है, उनको लगता होगा। पर चले उस्मान ख्वाजा के सामने ना करें, देख लेते हैं। अगर तो मसला इससे ये कि फ़र्ज़ करें हम ये जीतना शुरू हो जाए ये सीरीज़, तो कहेंगे यही तोड़ है, बोलो ही ना कुछ, खामोशी से मैच खेलो और घर जाओ। अच्छा, दूसरी खबर। अच्छा, शुक्र है इन्होंने वो नहीं कहीं तरीका निकाला है। वो एक हमारे बचपन में होता था ना कि आप फेक ही बोली बोलेंगे, वो बड़ी अजीब मुश्किल थी। अच्छा, दूसरी खबर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड कप के बाद T20 की, तो उसका जो चौथा T20 मैच है उसके स्टेडियम की तरफ से हमें खबर मिली है। ये है जी रायपुर वीर नारायण सिंह स्टेडियम, और इसका कहा जा रहा है कि 5 साल से BCCI ने इसके बिजली का बिल नहीं दिया। वाह। तो और उसका टोटल जो आउटस्टैंडिंग बिल है वो है 10 करोड़ 61 लाख रुपए जो उन्होंने नहीं दिया। और जिस दिन ये मैच था वहाँ बत्ती नहीं थी। अच्छा, उन्होंने किया ये कि उन्होंने सिफारिशें करके और कह खिला के आर्जी तौर पे टेम्प्रेरी कनेक्शन लिया जो उनकी गैलरीज हैं, यानी कि जहाँ लोग बैठते हैं, और जो स्पेशल बॉक्सेस होते हैं जहाँ उनके ज़रा VIPs बैठते हैं, और जो फ्लड लाइट्स थी सारे स्टेडियम की वो जनरेटर पे चलाई। सो ये तो यानी कि हम इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। हाँ, हम अकेले नहीं हैं। आप देखें हमारे किसी स्टेडियम के ऊपर ऐसी तनकीद कभी नहीं हुई। नहीं, यहाँ तो पूरा शहर बंद कर देते हैं ठीक है, बाकी सब कुछ साइड पे क्रिकेट खेली जाएगी। हाँ, नहीं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इज़हारी यकजहती पेश की है। नहीं, वैसे देखें, चलें आपका शायद इस पर भी थोड़ा कमांड आई एम श्योर होगा कि बिजली का जो मसला है, अब मुझे लगता है कि जो परसेप्शन वाइज हम एक इस जोन में आ गए कि यार बिजली का इतना मसला नहीं है, आ रही है या कम आ रही है या चलो कभी कभार जा रही है, वो 10-10 घंटे के जो स्पेल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। नहीं, आप देहात जाएं, आप वो लाइन लॉसेस पे काम चल रहा है ना, जिन इलाकों में लाइन लॉसेस कम है वहाँ लोड शेडिंग कम होती है, या जिन इलाकों में ये रिकवरी का तो वहाँ क्या कहते हैं लोड शेडिंग होती है, जहाँ रिकवरी ज़्यादा है। हाँ। और अभी वो खबर आई थी कोई महीना पहले कि कसूर जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है। पाकिस्तान में ना सर्दियों और गर्मियों में एनर्जी यूज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, ये भी एक वजह है कि ये इनको कैपेसिटी चार्जेस बहुत दुखते हैं। ये नया प्लांट लगाते हुए भी सोचते हैं कि यार सर्दियाँ तो लोड ही नहीं पैनी। अजीबोगरीब मसाइल। और सोलर के बारे में भी यही हमारे कुछ कहा जा रहा था कि सोलर का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि वो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही है हमें IPPs को, और उसी बहाने फिर कह रहे हैं कि जी सोलर पे किसी ना किसी तरह का काबू करें। एक तरफ पॉलिसी बनाई हुई है कि रिन्यूएबल्स पे आना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कैपेसिटी चार्जेस हमें मार रही है। सोलर पे काबू का मतलब है इसको डिस्करेज किया जाए। हाँ, क्योंकि आपने तो जिस बंदे ने बिजली बना के आपको दे दी, ग्रिड में डाल दी, अब आपने उसको पैसे देने हैं। सर्दियों में इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं है, तो वो कह रहे कि डिस्करेज ही करो, लोग लगाएं ही ना। वाह। बिकॉज हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो मोनोपोली बिजनेस प्लान पे चलती हैं। अब आप सोलर छत पे जब लगाते हैं आप उनके बिजनेस प्लान के खिलाफ चल रहे होते हैं। ये हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसी शो पे कुछ दिन पहले ये भी बात की थी कि होलसेल मार्केट बनाने का प्लान बन रहा है डिस्कोर्स के लिए।
वो आपके ख्याल में एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है इस चीज़ को कर्व करने के अगर लिए? ये वो क्या कहते हैं इन सारों को अनरेगुलेटेड एक तरफ जाना पड़ेगा ना। लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि वो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो, डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो और लोग अपनी बिजली बना सकें और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फ्रीली खरीद सकें बिजली या बेच सकें बिजली। उस अनरेगुलेटेड मॉडल की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो शायद कुछ बेहतरी हो सके। अभी वही मोनोपोली मॉडल चल रहा है। मोनोपोली हमें बताया जाता है मोनोपोली में लॉसेस ज़्यादा होती हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये बिजनेस प्लान चेंज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सीरियस बात हो गई। सीरियस बात होगी ज़रा। नहीं, अच्छा होनी चाहिए साथ साथ। इट इज़ दैट टाइप ऑफ शो कभी कभार। अच्छा, सो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से एक एहतजाज चल रहा है, एक स्ट्राइक चल रही है। एक उन्हीं का डॉक्टर जो था वो कत्ल हुआ, डॉक्टर ज़ीशान का जो मर्डर है उसके ऊपर और जो डॉक्टरों के तबादले हैं उनके मसले के ऊपर स्ट्राइक की हुई है। ओपीडीज़ बंद हैं, 5 दिन हो गए हैं। कहा जा रहा है 2 लाख से ज़ायद मरीज़ जो हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इलाज नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो अस्पताल इसमें हैं उनमें गंगा राम सर्विसेज, जिना और जनरल अस्पताल है, दीगर और भी कुछ अस्पताल हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब तक आप इसके ऊपर कार्रवाई करके उन कातलों को पकड़ते नहीं तो हम पंजाब भर में स्ट्राइक करेंगे। बस ये आपके सामने ही है। एक तो ये वाला मसला चल रहा है, फिर दूसरा इनका कुछ अरसे तक तो पहले तक ये भी मसला चल रहा था कि एक तो होता है ना कि वैसे ही एक डिमांड आती है कि जी हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। नहीं, ये तो जो इसहाकदार साहब बजट में अप्रूव करके गए थे वो भी नहीं मिल रहा था इनको। सो ये कह रहे थे कि जो बजट में अप्रूव्ड है वो तो हमें दिलवा दें। अब अगेन उसके अंदर भी 2 ख्यालात थे लोगों के मुख्तलिफ। एक तो ये थे कि जी मिलने चाहिए, दूसरे ये थे कि वो जो डार साहब जो बजट बना के गए थे वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पता नहीं कागज़ पे क्या लिख गए थे। इन तरह की सर्विसेज पे तो पाबंदी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हम अजीब मुल्क हैं। ये डॉक्टर्स स्ट्राइक तो वर्कर्स करते हैं, ये तो क्या कहते हैं लोग हैं डॉक्टर MBBS किया हुआ है, इनकी 2-2 डिग्रीज हैं, ओथ ली भी है, ओथ भी लिया हुआ है इन्होंने। तो इसको तो डिस्करेज करना, एक लेवल पे डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम समझते हैं कि वहाँ तनख्वाह सही नहीं मिलती, काम भी पुट्ठा सीधा होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी हो जाती हैं। सो और ये जो एक और चीज़ एहतजाज करने का तरीका जो है ना, ये मैं समझता हूँ ये वो अगेन बरादरी की तरफ आ रहा हूँ, वो लॉयर्स मूवमेंट ने स्टार्ट किया था कि सड़क पे निकल कर शोर डालें 2-3 दिन के लिए तो काम आपका पूरा हो जाएगा। और वहाँ से फिर लोगों की, मुझे याद है 2012 में YDA का पहली स्ट्राइक हुई थी राइट आफ्टर द लॉयर्स मूवमेंट। तो हमसे ही सीख कर आगे बढ़े। यानी कि आपकी बरादरी का कसूर है। नहीं, जो आगे स्ट्राइक कल्चर कसूर नहीं था, वी वर द पायनियर। आज आप पायनियर थे, बानी थे उसके। यार काम ऐसे ही होता है ना। अब बात बड़ी सीधी सी है, एक शख्स का कत्ल हुआ है, कार्रवाई नहीं हो रही। जब तक कोई स्ट्रीट पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनेगा कार्रवाई होगी भी नहीं। मतलब यहाँ हमें पता है क्या कैसे चलता है। हाँ। सबने सीख लिया। लेकिन सर ये तो ऐसे भी फिर कहा जा सकता है कि अगर जो फर्ज करें अगर यूनियन है तो नहीं, वैसे कारपेंटर्स का यूनियन है या फिर घर के प्लम्बर्स का यूनियन है, इलेक्ट्रिशियनों का यूनियन है या इनका मुश्तरका यूनियन है, उसमें किसी का कत्ल हुआ है तो इसका मतलब है कि उस दिन लाहौर में ये सब शोबे बंद हो जाएंगे। नहीं, इनका ऑलरेडी यूनियन है, पाकिस्तान के तमाम प्लम्बर्स का यूनियन है। वो आके आपसे एडवांस पैसे लेके चले जाएंगे और दोबारा कभी नहीं आएंगे। वाह, अच्छा चले इस पर तो यही कहा जा सकता है कि कोई मामला इनके तय हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो बात कर रहे हैं हम वो हेल्थ सेक्टर की कर रहे हैं, उसके अंदर जो मसाइल है वो ज़्यादा संगीन है, तो उसको ठीक किया जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक सियासी खबर, वाह, हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा सियासत कम डालें लेकिन रहा नहीं जाता आपसे। तो एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ साहब के बीच में एक रिफ्ट चल रही है नून लीग में। दोनों नारोवाल से का हैं, एक का हल्का NA 116 है और दूसरे का NA 78 है। सो बयानबाजी के ऊपर कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। दानियाल अजीज़ साहब ने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो सारे कसूरवार इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब है, और एहसन इकबाल साहब ने इसके बाद ये कहा कि दानियाल अजीज़ साहब चाहते हैं कि इस पार्टी में नारोवाल से जो लड़े वो लोटों को लाया जाए। ये एक आप देखें पिछले हफ्ते जरदारीज़ में एक रिफ्ट का तस्करा हुआ था, हमने भी शायद उसके ऊपर बात की थी या नहीं की थी, शायद वैसे करते रहते हैं। और अब ये नून लीग की तरफ से भी ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये इलेक्शन के आसपास तो मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इससे आप क्या, जमहूरियत का हुस्न है ये, बिल्कुल ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगर लड़ाई ही नहीं हो रही आपस में तो इसका मतलब है कि सब कुछ शायद पहले से डिसाइड हो चुका हुआ है। बात यह है कि वो अपने अपने हलके के लिए अगर लड़ रहे हैं, जान मार रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों ज़रूरी है।
जमहूरियत इसलिए ज़रूरी है कि आपने अक्सर सुनते होंगे कि जो गांव वगैरह का वोटर होता है वो सिर्फ एक चीज़ पूछता है, मेरे थाने का काम कौन कराएगा, मेरे अस्पताल का काम कौन कराएगा। अच्छा, होता पता है कि एक हलके में ना ये दो तो निकला है एक पार्टी के, ठीक है, जो अपने अपने बंदे को एडजस्ट करना चाहते हैं या उनका ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा एक दो बंदे और मुख्तलिफ पार्टियों के होंगे जो कि मकबूल पार्टियां होंगी, दो आज़ाद होंगे, एक कुछ और होगा। अब ये 7 बंदे एक साल इलेक्शन से पहले मेहनत शुरू कर देंगे कि वो अपने वोटर्स के लिए कुछ करें। इसी तरह अगले इलेक्शन आने से पहले भी वो कम से कम एक साल पहले, फिर बीच में जो भी बंदा इलेक्शन जीता हुआ है, ये पता ही क्या कर रहे हैं, ये बफर जोन है, ये प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को पक्की नौकरी वालों से, क्योंकि पक्की नौकरी वाले इतने जालिम लोग हैं, अगर ये बीच में ना हो तो अवाम का जो इस वक्त हालत है इससे भी ज्यादा खराब हो जाए। इससे तो मैं बढ़ के बात नहीं कर सकता। ये आपके जूनियर तजज़ियाकार ने तो बहुत ही ज़बरदस्त बात की है। नहीं, ये जमहूरियत का हुस्न ही है। मगर मैं एक चीज़ कहूँगा, ये दोनों जो शख्स हैं ये जेंटलमैन सियासतदान हैं, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, मगर इनका अगर आप इनका माजी देखें, ये बड़े सियासतदान हैं डेफिनेटली। और उनका इल्ज़ाम भी मेरे ख्याल में वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे पीडीएम के दौर में, इन्फ्लेशन उनके ऊपर सारी की सारी डाल दी, हालांकि और बड़े नजर थे। चले देखें, पाकिस्तान में जो बारिश पड़ी थी पिछले साल, जहाँ 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था जी, उससे डोंट यू थिंक इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा दबाव पड़ा होगा? और वो कोई कुदरती मसला नहीं था, वो तो मौसमी तब्दीली का मसला था। तो सारी चीज़ें क्या कहते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे डालना। और दूसरी तरफ दानियाल साहब ने भी जेल का टाइम काटा है, उसको लोटा बुलाना इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। चले जी, सियासी खबरें तो आगे, अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते हैं खैर से तो उनके ऊपर आती रहेगी बात। हमारी खबरें तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।